Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. So dear students, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 1 के गुज़श्ता 2022 बोर्ड में आने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द प्रीफिक्स फेमटो इज इक्वल टू। जो फेमटो है प्रीफिक्स ये किसके बराबर होता है? नंबर 1 ऑप्शन है 10⁻⁹, नंबर 2 ऑप्शन है 10⁻12, नंबर 3 ऑप्शन है 10⁻14 एंड नंबर 4 ऑप्शन है 10⁻15। तो वन फेमटो जो है आप जानते हैं कि वन फेमटो किसके बराबर होता है? 10⁻15 के। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में डिफरेंट प्रीफिक्सेस पूछे जाते हैं। आप चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 6 वहाँ पे एक बॉक्स है, वहाँ पे आप इन प्रीफिक्सेस को इनके ऑर्डर के साथ देख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि पीको है। पीको किसके बराबर होता है? 10⁻12। पीटा जो है 10⁻15। टेरा जो है 10⁻12। गैगा गीगा जो है 10⁻9। इसके अलावा आपने किलो की भी प्रीफिक्स याद रखी होगी, 10⁻3 होता है। इस तरह मेगा जो है उसकी 10⁻6 होती है। तो डिफरेंट प्रीफिक्सेस जो है ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जहन में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि अगर इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ए डॉट बी जो है बराबर हो ए क्रॉस बी के, ठीक है, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा, इनके दरमियान दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान वो एंगल क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 180 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0 डिग्री। इसका ट्रू आंसर है 45 डिग्री। आइए हम देखते हैं कि 45 डिग्री कैसे ट्रू है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। और ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब जैसे कि हमें गिवन कंडीशन दे दी गई है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दोनों को बराबर कर लें तो ए बी कोस थीटा बराबर आ जाएगा ए बी साइन थीटा के। ए बी दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और हम जानते हैं कि अगर हम दोनों साइड पे कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन हमारे पास बनती है साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 1। और ट्रिग्नोमेट्रिक हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन थीटा और कोस थीटा किसके बराबर होती है? टेंजेंट थीटा के। और जो किसके बराबर है? 1 पे, क्योंकि हमने कोस थीटा पे डिवाइड किया था दोनों साइड्स पे। तो टेंजेंट थीटा बराबर 1। तो थीटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट इनवर्स लेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है ये हमेशा किसके बराबर होता है? 45 डिग्री पे। यानी कि टेंजेंट 45 पे डिग्री पे क्या वैल्यू देता है? 1 वैल्यू देता है। ये वैसे इसके अलावा अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? कोस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? साइन थीटा। आप जानना चाहते हैं कि अगर ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर हो, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इसका मतलब है कि कोस थीटा या साइन थीटा, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं साइन थीटा और कोस थीटा की, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती हैं तो ये ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर होगा। तो ये सिर्फ 45 डिग्री एंगल पे ही साइन और कोस जो है सेम वैल्यू रखता है, जो कि 1/√2 होती है। ठीक है, ये दोनों तरीकों से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। जो सेकंड तरीका मैंने बताया है उस सेकंड मैट्रिक के जरिए आप इसको क्विकली आंसर कर सकते हैं, उसमें आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सेकंड एमसीक्यू था जो कि 2022 में पूछा गया था। आइए थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। अ टिपिकल रॉकेट, जो रॉकेट है इजेक्ट करता है, निकालता है बर्न्ड गैसेस एट द रेट। किस रेट पे ये बर्न्ड गैसेस को, यानी कि जो गैसेस रॉकेट से इजेक्ट होती हैं वो किस स्पीड से होती हैं, किस रेट से होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 400 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 4000 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 8000 मीटर पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है 10,000 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स इसका ट्रू ऑप्शन जो है 4000 मीटर पर सेकंड, जो कि आपकी बुक की रॉकेट प्रोपल्शन के टॉपिक में लाइन लिखी गई है, ये बिल्कुल उसी लाइन से एमसीक्यूज लिया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने एक नीचे रिमार्क में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं। एक टिपिकल रॉकेट जो है, टिपिकल रॉकेट कंज्यूम जो है यूज करता है अबाउट 10,000 kg पर सेकंड ऑफ फ्यूल। जो रॉकेट है वो 10,000 kg पर सेकंड, केजी पर सेकंड ये किसका यूनिट है? एक्चुअली देखिएगा ये एक्चुअली है क्या है? m/t, मैस पर यूनिट टाइम। तो देखिए केजी पर सेकंड, केजी किसका यूनिट होता है? मैस का। और सेकंड किसका होता है? टाइम का। सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब टाइम बटे में है।
तो m/t जो है ये kg/सेकंड इसका यूनिट है। तो रॉकेट जो है 10,000 kg/सेकंड जो है फ्यूल को कंज्यूम करता है। एक तो ये इसका एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा क्या है कि इजेक्ट यानी कि कितना इजेक्ट करता है, किस स्पीड से इजेक्ट करता है। एंड इजेक्ट द बर्न गैसेज एट अ स्पीड ऑफ 4,000 मीटर/सेकंड। दिस इज द सेकंड एमसीक्यू जो कि आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ है। और एक और एमसीक्यू बन सकता है कि रॉकेट का जो मैस होता है ये एक्चुअली में मोर देन 80%, 80% से ज्यादा जो है रॉकेट का मैस जो है ये फ्यूल पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, ये 3 एमसीक्यू जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए फोर्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू बहुत इजी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन ऑफ वाटर, एन एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आप पढ़ चुके हैं, एन इज इक्वल C/V। तो ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.33 होता है। ठीक है, और जबकि एयर का जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.0 होता है। यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि 1.33, जिसके एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि ग्रेविटी परफॉर्म जीरो वर्क। ग्रेविटी कब जीरो वर्क परफॉर्म करती है, जब बॉडी परफॉर्म करेगी क्या, वर्टिकल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री के एंगल, या हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल। लेकिन कौन सी स्टेज होगी कि आपकी ग्रेविटी जो है जो वर्क जीरो परफॉर्म करे। तो याद रख लीजिएगा, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप देखिएगा तो ग्रेविटी हमेशा जो है डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी। अगर बॉडी अपवर्ड है, ठीक है, दिस इज वर्टिकली सिचुएशन, तो देखिएगा बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किस साइड पे होगा, अपवर्ड साइड पे, और जी किस साइड पे है, डाउनवर्ड साइड पे। तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। जबकि एक सिचुएशन ये भी है कि जी तो ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका जो है लॉन्ग द एक्स एक्सिस है, और जो जी आपके पास है लॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आइए जरा इसको देखते हैं कि ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टली आंसर जो है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये कैसे आता है। Since work is equal to F dot D is equal to F D cos theta, where theta is the angle between F and D। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो जी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वजह से जो वर्क होगा वो जीरो होगा। कैसे कि फोर्स फोर्स जो लग रही है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और जो आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि राइट साइड पे है, ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो कोस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। तो जब कोस ऑफ 90 जीरो होगा तो एफ डी मल्टीप्लाई जीरो, ये क्या हो जाएगा, वर्क आपके पास जीरो हो जाएगा। Work done against the gravity when a body is moved horizontally along a frictionless surface is zero, as the force of gravity acts perpendicular to the direction of motion। याद रखिएगा जब भी थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ये आपने वर्क के क्वेश्चन में एक शॉर्ट डेफिनेशन भी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी वर्क। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इजी है, चेक नंबर 2 से लिया गया है। इन रोटेशनल मोशन में द एनालोगस ऑफ फोर्स, फोर्स का एनालोगस क्या होगा, नंबर 1 रोटेशनल इनर्शिया, नंबर 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर 3 टॉर्क, एंड नंबर 4 इनर्शिया। तो फोर्स क्या करती है, फोर्स किसी बॉडी की में लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करती है या उसकी स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, यही काम जो फोर्स लीनियर मोशन में करती है, तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का कोरस्पॉन्डिंग काम जो है वो टॉर्क करता है। ठीक है, फोर्स जो है बॉडी में लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती है, टॉर्क जो है बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है। तो फोर्स और टॉर्क एक दूसरे के एनालोगस है। ठीक है, टॉर्क इज एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम में काफी दफा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इस टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, ये इंडिपेंडेंट होता है, इन्हें नहीं करता, किस क्वांटिटी पे इन्हें नहीं करता, नंबर 1 मैथ, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 एक्सेलरेशन, एंड नंबर 4 हाइट।
तो आप जानते हैं आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी, प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म किए हैं अपनी लैब में, और बाकायदा आपने थ्योरी में भी इसको पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो मैथ पे इंडिपेंडेंट होता है। और कैसे होता है, किस पे डिपेंडेंट है, किस पे इंडिपेंडेंट है, आइए इसको देखते हैं। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ ऑफ बॉब, जो बॉब होती है उसके मैथ के इंडिपेंडेंट होता है, एंड एम्पलीट्यूड, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसके इंडिपेंडेंट होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेकिन टाइम पीरियड जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, एंड वैल्यू ऑफ जी, और वैल्यू ऑफ जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि टी बराबर होता है टाइम पीरियड 2 पाई L/जी का स्क्वायर रूट। 2 पाई चूंकि कांस्टेंट है, तो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। अगर लेंथ आप यहाँ पे 4 पुट करते हैं, लेंथ 4 टाइम करते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो आपका टेम्परेचर जो है 2 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि लेंथ में कितनी वेरिएशन होगी तो टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा। तो एक तो ये चीज है, दूसरा ये कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन है लेंथ ऑफ पेंडुलम के साथ, ये स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो है एमसीक्यू जो यहाँ पे बनता है, वो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के बराबर है। आप जानते हैं कि जी की वैल्यू जो है हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे चेंज होती जाती है। जैसे जैसे आप हाइट से अब जाते हैं जी की वैल्यू चेंज होती है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में टाइम पीरियड जो है वो चेंज होता है। तो इस तरह टाइम पीरियड से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, लिहाजा इन पे आप फोकस रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में, एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में, वो क्या होती है, 300 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, 322 मीटर पर सेकेंड, एंड 321 मीटर पर सेकेंड। उसका ट्रू ऑप्शन है 322 मीटर पर सेकेंड। याद रख लीजिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 322 मीटर पर सेकेंड होती है। बुक के चैप्टर नंबर 8 पे पेज नंबर 171 पे आपकी वी नोट लिखा होगा 322 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली में स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर आप बहुत सी इंटरनेशनल बुक्स देखें तो वहां पे जो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो प्रीसाइजली 321.2 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका चूंकि आपकी एफएससी लेवल है, तो बुक पे चूंकि 322 मीटर पर सेकंड लिखा है, आप इसको 322 मीटर पर सेकंड पे ही ठीक करेंगे। डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि मैं नीचे रिमेंबर में बताए गए हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। कोई टेम्परेचर टी है जो कि सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो उस टेम्परेचर टी पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। तो जनरल फार्मूला याद रख लीजिएगा, वी टी जो है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड है T डिग्री सेंटीग्रेड पे, इज इक्वल टू वी नोट। वी नोट आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें आप प्लस करेंगे 0.61, और 0.61 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी से। यानी कि जितना टेम्परेचर दे दिया जाएगा, उस टेम्परेचर को अगर आप सेंटीग्रेड में दिया गया है उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें ऐड कर देते हैं वी नोट। वी नोट आपके पास क्या है, 332 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास उस टेम्परेचर पे वी टी की वैल्यू आ जाएगी। वी टी क्या है एक्चुअली में, स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी, वे टी इज द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और टी किसमें होगा, सेंटीग्रेड में। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था जनरल फार्मूला। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट 4-5 एमसीक्यू जो नीचे लिखे हुए हैं, ये एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर औकात एग्जाम में आते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज करनी होती है, यहाँ पे सिर्फ टी की वैल्यू चेंज करनी होती है। ठीक है, तो देखिए जरा, जैसे कहा कि स्पीड ऑफ साउंड एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी। तो आपने जैसे यहाँ टी पे 2 पुट करना है, उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐड कर देना है वी नोट। वी नोट जो क्या है 332 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये मीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ पे 0.61 टी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है, तो ये भी वैल्यू अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में दी जाए, तो यहाँ पे 0.61 नहीं बल्कि 61 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटी जो है 10⁻⁻2 के बराबर होता है। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, 339 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, 350 मीटर पर सेकंड, और इस तरह स्पीड ऑफ साउंड जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, 356.4 मीटर पर सेकंड। और ये बहुत आसान है, जैसे इस फार्मूले में आपने वी नोट की वैल्यू पुट करनी है, और उसमें ऐड कर देना है 0.61 मल्टीप्लाई बाय टी। टी की यानी कि वैल्यू पुट करके उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें ऐड कर देना है 332, तो आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम में
पूछे जाते हैं और आए भी हैं। तो आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2, d sin थीटा n लैम्डा ओवर 2, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो देखिएगा यहाँ पे इसने इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 है। ये कैसे है? तो चलिए इसका करेक्ट चॉइस देखते हैं। बुक पे पेज नंबर 207 पे इक्वेशन लिखी है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ये आपकी ब्रैग इक्वेशन है जिसको आपने बुक में पढ़ा था। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है इसने? इसने इस 2d sin थीटा को डिवाइड कर दिया 2 पे। जब 2d sin थीटा को और इज इक्वल टू n लैम्डा को पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो ये 2 है ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले 2 से, और n लैम्डा बाय 2। तो देखिएगा फिर क्या हमारे पास बनता है d sin थीटा n लैम्डा बाय 2। दिस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रैग्स इक्वेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, n लैम्डा आएगा ऑर्डर मल्टीपल ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। या 2 के साथ यहाँ पे अगर 1 आता है d sin थीटा तो 2 यहाँ से इधर बटे में आ जाएगा, n लैम्डा बाय 2 बन जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इन कार्नट साइड इंजन ईच प्रोसेस इज। कार्नट इंजन जो है इसमें जो हर प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, परफेक्टली रिवर्सिबल होता है, या परफेक्टली इरिवर्सिबल होता है। तो आप जानते हैं कि कार्नट इंजन जो है ये एक्चुअली में 4 साइकिल से मुश्किल होता है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं, प्रेशर और वॉल्यूम, तो आप जानते हैं जो कार्नट साइकिल है वो कुछ इस तरह का होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इस तरह का एक साइक्लिक जो है रिवर्सिबल साइक्लिक जो है प्रोसेस जो है एक साइक्लिक कर्व बनती है, एक बॉक्स टाइप बनता है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास है कार्नट इंजन जो है इसमें हर प्रोसेस क्या होता है? परफेक्टली रिवर्सिबल होता है, और ये 4 सक्सेशन पॉइंट्स पे मुश्किल होता है, जिनमें हमारे पास कौन से होते हैं ये देखते हैं। A Carnot cycle is defined as an ideal reversible closed thermodynamic cycle जिसमें क्या होते हैं? 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, नंबर 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक 2 प्रोसेस है, उनकी कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये 4 मिलके आपके पास एक 4 सक्सेशन ऑपरेशन बनाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दीज ऑपरेशन के दरमियान the expansion and compression of the substance can be done up to the desired point and back to the initial point। यानी कि इनिशियल स्टेट यानी कि जहां से स्टार्ट लेता है उसी पॉइंट पे वापस आता है। जब भी कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट ले उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो हम उसे कहते हैं साइक्लिक भी कहते हैं, उसे हम रिवर्सिबल भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन आया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ा था, तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन एनालिसिस का पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ टॉर्क। इसके टॉर्क जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है? नंबर 1 एम एल इनवर्स टी, ठीक है। नंबर 2 एम एल स्केयर टी माइनस 2, नंबर 3 एम एल स्केयर टी 1, नंबर 4 एम एल इनवर्स टी माइनस 2। तो इसकी 2 ऑप्शन है एम एल स्केयर टी माइनस 2। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा डायमेंशन जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं टार्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, और टार्क का यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर या जाउल। आपने सबसे पहले जो आपका यूनिट होगा उसको इसमें चेंज कर देना है, बेस यूनिट में चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है? बेस यूनिट में। तो न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन एक्चुअली फोर्स के यूनिट है, तो जो कि एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो एम ए जो है एम का मतलब केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो मीटर है वो मीटर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो टॉर्क का यूनिट आएगा बेस यूनिट में वो क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो टॉर्क की डायमेंशन लिखने के लिए टॉर्क के हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद न्यूटन मीटर के स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो हमने इसका बनाया यूनिट इसमें बेस यूनिट्स में, तो उसमें हम जब केजी की वैल्यू पुट कर देंगे एम, एम की जगह पुट कर देंगे एल, और चूंकि स्क्वायर है इसका तो एल स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड की जगह टी आ जाएगा, और माइनस 2। तो ये आपके पास इस तरह आप डायमेंशन एनालिसिस किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। याद रखिएगा स्टेप 1 क्या करना होता है कि आपने फार्मूला लिखना है, उस फार्मूले में यूनिट को बेस यूनिट में लिखना है, ठीक है।
और उसके बाद आपने कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन लिखनी है, जैसे कि मैथ के लिए कैपिटल एम होती है, लेंथ के लिए कैपिटल एल, और टाइम के लिए कैपिटल टी होती है। तो इस तरह आप डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से किसी भी फार्मूले का, किसी भी क्वांटिटी का फार्मूले से जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए कोस थीटा, सेकंड ऑप्शन है बी कोस थीटा, थर्ड ऑप्शन है ए साइन थीटा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बी साइन थीटा। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू कलर का ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, और इस तरह हमारे पास ये वेक्टर बी है। ये याद रखना है कि किसका प्रोजेक्शन किस पर है, ऑन ए। बी का ऑन का मतलब है पर, बी का ए पे प्रोजेक्शन है। यानी कि आप बी को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है कि बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी वेक्टर पे। ठीक है, और ए और बी में चूंकि एंगल थीटा बन रहा होता है, और जिसकी डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन में जब भी बात आएगी तो हमेशा जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा उसके साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी कोज ऑफ थीटा आएगा। तो बी कोज ऑफ थीटा जो है ये किसकी डायरेक्शन में है, एक्चुअली में इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसका आप जानते हैं थीटा के सामने ये बी साइन थीटा का कंपोनेंट होता है। तो लिहाजा जब भी प्रोजेक्शन की बात की जाए, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका ट्रू आंसर होगा बी कोज ऑफ थीटा। यानी कि ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है। तो इसका ट्रू आंसर क्या है, ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी कोस थीटा। ठीक है, आइए इसको जरा डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं बुक की लाइंस को। तो बुक में आप जानते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है, तो आपने पढ़ा था कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और ए किसके बराबर था, ए, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किसके बराबर था, बी कोस थीटा के। ठीक है, तो देखिएगा यही आपका एमसीक्यू इसी पॉइंट से लिया गया है। या आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को क्या कहते थे, कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, कि बी के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, जो कि क्या है बी कोस थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए की डायरेक्शन में बी के किस कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपके पास क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इस तरह दोनों तरीकों से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी कॉस थीटा। अगर तो ये पूछता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर देता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि बी की डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट होगा। तो ये क्वेश्चन आप समझिएगा जरा इसे। ए है, सपोज कीजिए ये आपके पास ए है, और ये नीचे वाला आपके पास ब्लू वाला आपके पास क्या है, बी। तो इस केस में आपके पास जो बी की डायरेक्शन ए का कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ए कोस ऑफ थीटा। तो अगर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती है तो ये बात याद रख लीजिएगा कि प्रोजेक्शन जिसका होगा उसकी मैग्नीट्यूड आएगी। ठीक है, और दूसरे जिसकी डायरेक्शन में कहा जाएगा उसकी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, वो आपके पास कोस थीटा वाला कंपोनेंट है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये 4 एमसीक्यूज जो रिमार्क्स में लिखे गए हैं, एक्चुअली 4 एमसीक्यूज है। हम जानते हैं कि कंप्लीट साइकिल में 2 पाई रेडियन होते हैं, और कंप्लीट साइकिल में 360 डिग्री होते हैं। पूरा सर्कल जब कंप्लीट होता है उसमें 360 होते हैं, जिसे 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। और अगर आप दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, इस साइड पे पाई रेडियन, और जब 362 पे डिवाइड होगा तो बनेगा 180। ठीक है, और इस तरह अगर आप पाई रेडियन की बात करें तो पाई रेडियन 180 के बराबर होता है। अगर 1 रेडियन निकालना चाहते हैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 ओवर पाई, जो कि 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप 1 डिग्री निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो पाई रेडियन को तकसीम कर देंगे 180 पे, तो यहाँ पे 1 डिग्री रह जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर होता है 0.0175 रेडियन के। तो इस तरह 4 एमसीक्यूज भी एग्जाम में बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 14 है एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल क्या होंगी, सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स को समझिएगा। मैकेनिकल वेव्स होती कौन सी हैं, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि उनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम डिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वाटर वेव्स जो है ये, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो लिहाजा यही मैकेनिकल वेव की एग्जांपल्स है। रेडियो वेव जो है ये रेडियो लहरें हैं, इंफ्रारेड वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अल्ट्रावायलेट वेव, ये जो तीनों वेव्स बाद में लिखी गई हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, इनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।
और ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर लेती हैं। तो साउंड वेव और वाटर वेव्स, तो दोनों क्या है, मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये बात याद रखिएगा, साउंड वेव और वाटर वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ, हीट किसकी शक्ल है, नंबर 1 पावर, नंबर 2 मोमेंटम, नंबर 3 एनर्जी, या नंबर 4 वॉल्यूम। इसका ट्रू ऑप्शन है एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसे आई इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा कि हीट का यूनिट क्या होता है। हम कहते हैं कि हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल। हमने पढ़ा कि वर्क का यूनिट क्या होता है, वो भी क्या होता है, जाउल। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एनर्जी। और हीट जो है ये भी एनर्जी की क्या है, फॉर्म है। ठीक है, जब आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि एक कप जो है जब वो टकराता है फ्लोर पे, ग्राउंड पे, तो वो ब्रेक होता है। उसके नतीजे में जब कप हाइट पे होता था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी, जब वो डाउनवर्ड मूव करता था और जाके फ्लोर पे टकराता था तो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती थी काइनेटिक एनर्जी में, साउंड में और हीट में। तो लिहाजा हीट जो है किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये चीज बड़ी याद रखिएगा, ये पॉइंट है। या हॉरिजॉन्टल पूछता है या वर्टिकल पूछता है। तो आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी कुछ मोशन इस तरह पैराबोलिक टाइप होती है। ठीक है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट vx होता है जो कि हर वक्त कांस्टेंट होता है, और एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है जो कि पहले अपवर्ड होगा जब हाफ यहाँ तक पहुंचेगा, और उसके बाद जो है जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट के बाद हाफ के बाद, तो ये वी वाई डाउनवर्ड हो जाएगा। लेकिन जो आप जानते हैं जी जो है वो ऑलवेज हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, एंड दिस इज द वर्टिकल डाउनवर्ड, दिस इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन। उसने क्वेश्चन में पूछा हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपके पास इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आएगा। हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी तो हमने पढ़ा था कि उसके नीचे में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एंड दिस इज ट्रू आंसर इज जीरो, कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा प्रोजेक्टाइल में वो क्या होगा, जीरो। जबकि वर्टिकल की अगर बात करता है तो वर्टिकल में क्या होगा, जी के बराबर। और जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड्स के। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। देखिए नीचे कमेंट में लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट होती है तो उसके नतीजे में एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो जीरो होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। Vx is the velocity, horizontal velocity, and Ax is the horizontal acceleration। तो ये हमने डिफरेंट किस्म के MCQs को भी डिस्कस किया जो कि इन क्वेश्चन के साथ मिलते थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 2022 के रूसी में पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस को तफसील से डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम मजीद पेपर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियोस कैसी लगी इसका कमेंट में अपनी राय पेश कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।